गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का 8 नंबर चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक है, उनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके लिए। आप लोग इनको अवश्य देखना। तो शुरू करते अपना वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें तो एथेन का सूत्र है C2H6, क्योंकि एथेन एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें Cn कार्बन जितने हैं, जैसे कार्बन कितने इसमें 2, एथ यानी कार्बन 2, तो हाइड्रोजन दुगुना करके और 2 जोड़ देना, तो कार्बन 2 का दुगुना 4 और 2 6 हो गए C2H6। तो इसमें पूछा है सहसंयोजक बंध कितने हैं। तो एथेन की संरचना बनाए। देखो एथेन, एथ मेथ एथ, एथ यानी कार्बन 2, एथेन एथ एन, एन का मतलब एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। अब हाइड्रोजन लगाते हैं तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ एकल बंध आ गया, तो 1 कम कर देंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, CH CH और CH। और इस यहाँ पर भी कार्बन है, 4 संयोजकता है, तो एक तो बंध लगा हुआ है CH CH और CH। अब देखिए कितने सहसंयोजक बंध है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर होगा 7 सहसंयोजक आबंध है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब। नेक्स्ट प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है, खाना बना रहे हैं अपन और बर्तन की तली है जो काली हो रही है, इसका मतलब है जो ईंधन है उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। जैसे ब ऑप्शन है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, क्योंकि यदि ईंधन का पूर्ण रूप से दहन होता है तो बर्तन पर कालिख जमा नहीं होती, यानी बर्तन है उसकी तली बाहर से काली नहीं होती, कमरे में धुआं नहीं जाता, कमरा है वो कार्बन के कारण काला नहीं होता जो किचन वगैरह है अपना, और राख नहीं बसती इस प्रकार। तो यहाँ पर पूछा है कि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है, या ईंधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, प्रोपेन है। तो जो प्रोपेन है वह क्या है, इनमें प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि प्रोपेन किस श्रेणी का है, देखो प्रोप प्लस एन, प्रोप तो पूर्व लगन है पर एन अनुलग्न है। एन अनुलग्न कौन सी श्रेणी का होता है, एल्केन श्रेणी का, तो प्रोपेन एल्केन श्रेणी का सदस्य है। एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, और एल्कीन और एल्काइन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, CH3 CH2 CH2OH का व्युत्पन्न पद्धति में नाम है। देखो व्युत्पन्न पद्धति है, उसमें CH2OH यानी इस वाले समूह को कार्बिनाल कहा था। CH2 एकल बंध OH, इसे क्या नाम दिया था व्युत्पन्न पद्धति में, कार्बिनाल। अब ये तो कार्बिनाल है, इसके बाद इधर कौन सा समूह जुड़ गया, CH3 एकल बंध CH2। ये जो है CH3 एकल बंध CH2, इसे एथिल कहते हैं, क्योंकि CH3 एकल बंध CH3 एकल बंध CH3, देखो इसे क्या कहेंगे, इसे एथेन कहेंगे। जैसे कार्बन 2 है, 1 1 2, तो मेथ एथ, कार्बन 2 है तो पूर्व लगन एथ हो गया, और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो यह एल्केन श्रेणी का है, तो एल्केन का अनुलग्न एन हो गया, तो एथ प्लस एन एथेन। CH3 एकल बंध CH3 को एथेन कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी एक तरफ मैं एकल बंध लगा दूं, क्या लगा दूं, एकल बंध, तो यहाँ देखना कि हाइड्रोजन है अब 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक एकल बंध लगा दूं इसका मतलब ये कार्बन है, एकल बंध यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, और कार्बन की संख्या 4 होती है, तो एक यहाँ से और एक इधर था 2, तो 2 हाइड्रोजन ही लगेंगे। तो CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध
पहले उसका नाम था एथेन, अब एकल बंद लगते ही इसका नाम हो गया एथिल। अब देखो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम कार्बिनाल है, इसका नाम एथिल, तो एथिल कार्बिनाल ऑप्शन नंबर द है, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है, सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है दलदल मार्सी स्थान से प्राप्त यौगिक है। तो मार्सी स्थान का मतलब जो दलदल है उससे मार्स गैस है उसे प्राप्त किया गया था, मार्स गैस से फिर मीथेन वगैरह बने थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, देखना अच्छे से समझना क्या पूछ रहा है। सियास्त्री एकलबंद सी त्रिबंध सी एकलबंद सियास्त्री का IUPAC नाम है। तो यह कौन सी श्रेणी का है, इसमें आप देखो कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध है, तो कौन सी श्रेणी का हुआ यह है, एल्काइन श्रेणी का हुआ। अब इसमें देखना इस त्रिबंध को कम से कम नंबर मिलनी चाहिए, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो। तो वैसे भी इस श्रृंखला में कोई शाखा नहीं जुड़ी हुई है, सीधी श्रृंखला है, और त्रिबंध को इधर से 2 नंबर, कार्बन को 1 2 3 4, तो त्रिबंध को 2 नंबर मिले, 1 2 3 4, इधर से भी 2 नंबर मिले। इस स्थिति में आप कहीं से भी नंबर दे सकते हो, तो नंबर देते हैं 1 2 3 4। अब देखना कितने नंबर पर त्रिबंध आया, यहाँ पर 2 नंबर पर, तो क्या होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट यानी ये तो पूर्व लगन हो गया, एल्काइन का अनुलग्न लगेगा आइन, और वो आइन समूह कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, तो ऑप्शन नंबर है 2 ब्यूटाइन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, हीरे का विशिष्ट घनत्व ग्रेफाइट से होता है। तो आप चेक करो हीरे का घनत्व कितना होता है, 3.51, पहले के वीडियो में मैंने बताया था, और ग्रेफाइट का घनत्व होता है 2.25। अब पूछा है हीरे का विशिष्ट घनत्व ग्रेफाइट से होता है, तो ये हीरे का है, ये ग्रेफाइट का, तो हीरे का घनत्व ज़्यादा है ग्रेफाइट से, तो हो जाएगा हीरे का विशिष्ट घनत्व ग्रेफाइट से होता है, तो होगा अधिक, यानी ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम रेशा है, तो ये नाइलॉन 66 है, जो एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से बनते हैं। टेरिलीन है, टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से बन रहा है। रेयन है, प्रयोगशाला में जो ये अम्ल वगैरह से इनसे बन रहा है। तो नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयन ये तीनों ही कृत्रिम रेशे हैं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर द है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक है। देखो विद्युत रोधी परत का मतलब कि कोई सुचालक तार है, उसके चारों ओर कुचालक पदार्थ का आवरण बना दे जिससे विद्युत धारा का प्रवाह न हो, यानी करंट आने का डर न हो, तो वो PVC का उपयोग करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो PVC है इसका उपयोग विद्युत रोधी परत बनाने में किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है। तो कार्बन के किस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो क्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन का, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी के कारण यह ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन क्यों करता है, उत्तर होगा क्या पाए जाते हैं इस पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके कारण। अब आ गए अति लघुतरात्मक प्रश्न, तो ये प्रश्न आया हुआ भी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, याद रहेगा। एल्केन का क्या था, CnH2n+2, एल्केन का +2 लगा देना, CnH2n+2। एल्कीन में CnH2n, बस इतना ही, और एल्काइन में CnH2n-2 लगा देना, वो हो जाएगा एल्काइन का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्कीन श्रेणी में अभी जैसे मैंने बताया, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2017-18 में आया हुआ है, एल्कीन का CnH2n होगा। नेक्स्ट CNG का प्रमुख घटक होता है, तो जो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है, उसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस पाई जाती है, लगभग 70% तक क्या होती है, मेथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, तो यह यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त। देखो संतृप्त में कौन आएंगे, एल्केन, और असंतृप्त में कौन आएंगे, एल्कीन और एल्काइन। तो
कोई कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यानी उसको जब जलाए तो काली काली ज्वाला प्राप्त हो तो वो एल्केन जलते हैं। तो एल्केन कौन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ हो जाएगा कि कालिक ज्वाला के साथ कौन जलते हैं? एल्केन। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उत्तर होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके बारे में पूछ ले तो ये नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन मेथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। तो देखो मैं बना देता हूँ। मेथेन सूत्र है CH4। तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो CH4 इसकी संरचना इस प्रकार होगी ना, H H H H, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध है, ये पाया जाता है। अब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए कार्बन एक है लिख दिया, H है जो एकल बंध से जुड़ा था, वो एकल बंध न दर्शाकर हम इस बार केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर का तत्व है, ठीक है। तो इसके के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हमने लगा दिया। इस हाइड्रोजन के भी 1 है, ये भी हाइड्रोजन, तो 1 1 सबके 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब कार्बन है 6 नंबर का है, तो के कोष में 2 और एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम दर्शा देते हैं 1 2। देखो चारों हाइड्रोजन है, उसके सिर में दर्शा दिए। अब हाइड्रोजन का बाह्यतम कोष पूर्ण करते हैं। के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था और के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए, यानी अपने के कोष को पूर्ण करने के लिए इस कार्बन से सहसंयोजक बंध से यह जुड़ा था, तो इस कार्बन से एक वाला इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन भी इसका ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी इसका, ये भी इसका, और ये कार्बन है और हाइड्रोजन, इनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का बराबर आदान प्रदान होता है। हाइड्रोजन ने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो ये कार्बन भी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 4 हाइड्रोजन है, चारों से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन के एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है मेथिल एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। देखो एसिटिलीन का मतलब एथीन होता है। इसमें क्या होता है? C त्रिबंध C, फिर हाइड्रोजन लग जाता है, फिर मेथिल समूह और जोड़ दो इसमें। तो एक मेथिल का मतलब CH3 एकल बंध, उसे कहते हैं मेथिल। जैसे CH4 होता है, उसे कहते हैं मेथेन, ठीक है। CH4 को मेथेन कहते हैं। अगर यहाँ एकल बंध लगा दे अपन, इसका मतलब कार्बन इस एकल बंध से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एकल बंध से 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हाइड्रोजन 3 लग जाएंगे। तो एकल बंध आने पर CH3 हो गया, ये CH3 एकल बंध, यानी ये मेथिल हो गया। तो मेथिल एसिटिलीन का क्या होगा? मेथिल यानी CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ C ये एसिटिलीन था तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। यही हो गया CH3 C त्रिबंध CH। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपाइन या 1 प्रोपाइन भी कहते हैं। मेथ एथ प्रोप और 1 नंबर पर आइन लगा है, त्रिबंध लगा है, तो 1 प्रोपाइन या प्रोपाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। इसमें है मेथेन का क्या उपयोग है। देखो मेथेन जो गैस है वह ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है और जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य घटक भी है ये मेथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन है। और प्राकृतिक गैस को ही उच्च दाब व निम्न ताप पर भरा जाता है, उसी को संपीड़न क्रिया है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन किसे कहते हैं। तो इनकी सिंपल सी परिभाषा है। देखो ये जो एल्केन है ना, इन्हें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और एल्कीन और एल्काइन है, इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन है ये कालिक ज्वाला के साथ जलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। एल्केन का क्या सूत्र बताया था मैंने? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। और जो एल्केन होते हैं उनमें देखना, एल्केन कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है,
एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। अब परिभाषा देखो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो या एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाती हैं। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है एल्काइन कहलाते हैं। नेक्स्ट, हेलोजनों के पूर्व लग्न क्या होते हैं? देखो, हेलोजनों में 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, फिर कल बहार आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का पूर्व लग्न होगा फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयोडीन का आयोडो। ये पूर्व लग्न होंगे। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जब ये प्रयुक्त होते हैं तो इन्हीं के अनुसार इनका नामकरण करते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक का मतलब प्राकृतिक प्रकृति। वे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर है, राइसोप्रीन का बहुलक है, स्टार्च, सेल्यूलोज, रेजिन आदि प्राकृतिक बहुलक होते हैं। नेक्स्ट, एक ऐसा यौगिक बताइए जिसमें कार्बन पर एक एकल बंध हो और एक त्रिबंध हो। यानी कार्बन के एक तरफ तो एकल बंध आए और एक तरफ त्रिबंध आए। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई अधातु नाइट्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हाइड्रोजन, क्योंकि सहसंयोजक बंध बना रहे हैं अपन, हाइड्रोकार्बन में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। वैसे शॉर्ट में लिख सकते हो HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन नाइट्रोजन से 3, तो बाह्यतम कोष पूर्ण कर लेगा, 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन इससे 1 लेगा, नाइट्रोजन है 3 इससे ले लेगा, तो बाह्यतम पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट, अपर रूप किसे कहते हैं? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जिनमें भौतिक गुण भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं। जैसे हीरा के क्रिस्टलीय ये जो अपर रूप होते हैं कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, वो 3 हो गए, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन है, इनके भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न है, तो ये अपर रूप कहलाए। फिर है बहुलक किसे कहते हैं? देखो, बहुलक यानी बहुत से लक, बहुत से एकलक। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि अनेक एकलकों से मिलकर बनी श्रृंखला को बहुलक कहते हैं। छोटे छोटे एकलक है वो जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। एकलक का अणुभार कम होता है और इनके जुड़ने से लंबी श्रृंखला बन गई तो उनका बहुलक का अणुभार हो गया उच्च, ठीक है। तो बहुलक किसे कहेंगे? छोटे छोटे समान या भिन्न अणु जो एकलक मिलकर एक उच्च अणुभार युक्त लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, उन्हें बहुलक कहते हैं। और इस बहुलक की जो प्रक्रिया है इसे बहुलीकरण कहते हैं। इसके बाद लेते हैं अपन नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। ब्यूना एन लिया है, में एन दर्शाता है। देखो, ब्यूना, ब्यूटाडाईन, ये ऐसे शॉर्ट में नाम दिया है इनका। एन का मतलब है यहाँ पर सोडियम, जो उत्प्रेरक को दर्शाता है। तो ब्यूना एन नाम इसलिए दिया कि इसे 1,3-ब्यूटाडाईन ब्यूना एवं विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनाया जाता है। किसे? ब्यूना एन को। तो यहाँ एन का मतलब है यहाँ पर सोडियम उत्प्रेरक। 25 नंबर है, फुलरीन का नाम किस आधार पर दिया गया? तो अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार है बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम से इसका नाम फुलरीन है वो दिया गया। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कैसी ज्वाला प्राप्त होती है? तो मैंने पहले भी बताया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आती है। तो एल्केन है वो स्वच्छ नीली ज्वाला है, उनके साथ एल्केन है उनमें तो कौन आएंगी? तो पहले दिया था अपने काली ज्वाला है, उनके स्वाद जलते हैं, तो वही उत्तर होगा। स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो जलते हैं। नेक्स्ट है सुमेलन संबंधी प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एथेन, ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक संतृप्त एरोमेटिक, तो इनमें कौन आएगा? एथेन है,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा बी। दूसरा है बेंजीन। बेंजीन है वह क्या आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो दूसरे में क्या आएगा सी। और साइक्लोहेक्सेन है एलिसाइक्लिक यौगिक, तो तीसरे में आ जाएगा ए। नेक्स्ट है अगला 28 नंबर, अगर लिखित को सुमेलित कीजिए। तो फ्रेओन, यूरिया, एसिटिलीन इनका मिलान करना है। प्रशीतक वोहलर और ये कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध। फ्रेओन है वह प्रशीतक के रूप में उपयुक्त होती है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले में क्या आ जाएगा बी, फ्रेओन है प्रशीतक के रूप में है। यूरिया यानी दूसरा है वोहलर नामक वैज्ञानिक ने, तो दूसरे में सी। और तीसरा है एसिटिलीन, तो इसका सूत्र है एकलबंध सी त्रिबंध सी, ये आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।